नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के केमिस्ट्री का 70 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज के इस क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो बच्चा पार्टी, आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इस 70 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा, जिससे कि यह सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है आपके सामने, सभी बच्चे जरूर आंसर को लगाते चलिएगा। लास्ट में पूछेंगे कि आप लोग 70 में कितना सही कर पाते हो। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि किसी क्रिस्टल के दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक होते हैं, कैसे होते हैं? समान होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, या फिर शून्य होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो ये समान होते हैं, इसलिए सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखिएगा, किसी क्रिस्टल के दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक हमेशा समान होते हैं। राइट आंसर ए होगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है। सारे बच्चे आंसर लगाते चलना और याद भी करते चलना। दूसरा नंबर सवाल है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। द नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इज, कौन सा होगा? तो 7 होता है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखिएगा। ओके, और सारे के सारे बच्चे एक बार क्लास को भी बच्चा पार्टी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी दायित्व होता है कि आप लोग क्लास को लाइक कर दो। बस आपसे तो कुछ मांगते नहीं, बस क्लास को लाइक जरूर करना। देखिए, तीसरा नंबर सवाल कर रहा है कि सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl का जो जालक होता है वो कैसा होता है? ये एब्सिसिव में होता है और ये अष्टफलकीय होता है। राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। 3 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाए, जवाब हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल होता है। सारे बच्चे याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 4th नंबर सवाल है, मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है, इसको आप लोग जरूर याद करके जाना बच्चा पार्टी, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों के आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने के चांस बहुत ही होते हैं। देखो, निम्नलिखित में किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? 8 होती है पोटेशियम की। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है बच्चा पार्टी, पोटेशियम। कौन सा? ए में दिया गया। सारे बच्चे याद रखोगे। ओके, चलिए 5th नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लेटिस बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मतलब कौन सा? BCC इकाई सेल में पूछा गया। BCC इकाई सेल में लेटिस बिंदु यानी कि परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? बॉडी सेंटर्ड में पूछे तो ये हमारा 2 होता है। परमाणुओं की संख्या कितना? तो 2 होता है। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। FCC में परमाणुओं की संख्या पूछे तो 4 होता है, इसको भी आप लोग याद रखोगे। चलिए 6 नंबर सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन बेर आवादार ठोस है? इतना आसान सा सवाल है कि आप लोग फटाफट से देखते ही लगा दोगे आंसर। निम्नलिखित में कौन सा बेर आवादार ठोस है? तो क्वार्ट्ज ग्लास होगा। राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? तो बी हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखिए, क्वार्ट्ज ग्लास है, प्लास्टिक है, ये सारे के सारे क्या है? ये हमारे क्रिस्टल के उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, बता दो सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर को। आपके सामने आ चुका 7 नंबर सवाल, बता दो वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे क्या कहते हैं? 7 का राइट आंसर बता दो, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिश्रण। राइट आंसर जो होगा वो 7 का ए हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखोगे। चलिए 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल है आपके सामने, निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है? मैंने बताया था कि विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, कणों के आकार या प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो अब बता दो, मैंने बताया था 4 एग्जांपल, प्रासरणी दाब, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन। कितना हुआ? 4 हुआ ना। और ये प्रासरणी दाब आपको दिख रहा है, यानी कि परासरण दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखिएगा। ओके, चलिए 9 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो 9 नंबर सवाल कर रहा है, समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग कितना होता है? समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग हमारा कितना होता है? 30 ATM होता है, यानी कि 30 एटमॉस्फेयर। करेक्ट आंसर ये होगा। 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा बच्चा पार्टी। बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये रहा, 10 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से राउल्ट का नियम कौन है? निम्नलिखित में कौन सा है जो राउल्ट का नियम है? राउल्ट का नियम आपसे पूछा गया। 10 का राइट आंसर सभी बच्चे लगाएंगे, कौन सा होगा? तो P बराबर, अगर राउल्ट का नियम पूछे तो P बराबर होता है, हमारा फॉर्मूला है P नोट X होता है। ये राउल्ट का नियम होता है, ये राउल्ट का नियम होता है। और गैस पेपर में बहुत सारा गैस पेपर में गलत आंसर दिया गया है, लेकिन ये P बराबर जो आप KHX लगा रहे हो ये क्या है? तो ये हेनरी का नियम है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये किसका है? तो हेनरी का नियम है, इसको भी
भी आप लोग याद रखिए, हेनरी का नियम है ये। ओके जी, ये हेनरी का नियम है और ये राउल्ट का नियम है, सारे बच्चे इसको ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर सवाल है आपके सामने है, आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों के एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है? शून्य होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो मैंने बताया था कि डेल्टा एच मिक्स बराबर डेल्टा अगर एच बराबर भी 0 होता है और डेल्टा भी बराबर भी क्या होता है? 0 होता है, बस हमेशा 0 होता है। राइट आंसर होगा ये आदर्श विलयन के लिए। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर सवाल है आपके सामने, निम्न में से कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर? कौन सा होगा ताप के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता है? वो होता है मोललता। मोललता याद रखोगे, मोलालिटी होता है। मोल पर केजी किसका होता है? मोल पर केजी इसका मात्रक होता है, इसको भी आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है? गैल्वेनिक सेल में एनोड का कार्य क्या है? बता दो सभी बच्चे, गैल्वेनिक सेल में एनोड का कार्य ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है। कौन सा ये होगा? गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है वो ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 14 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली अवकारक पदार्थ है? यहाँ क्या अवकारक पदार्थ पूछा गया? मैंने ऑक्सीकारक दिया था तो आप लोग सही सही लगा दिए थे, सर ये फ्लोरीन होता है, लगा दो। ऑक्सीकारक के लिए फ्लोरीन होता है, लेकिन यहाँ अवकारक पूछ दिया गया, तो अब क्या लगाओगे? ये हमारा कौन सा ऑक्सीजन अवकारक में हमारा आयोडीन होता है। राइट आंसर सी होगा। देखो मैंने क्या बताया था, अगर पूछे निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है तो आप F2 को लगाना, अगर पूछे अवकारक पदार्थ वो I2 को लगाना। ओके, क्लियर। चलिए 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने आ चुका है 15 नंबर सवाल, बता दो बच्चा पार्टी विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक बता दो सभी बच्चे। 15 का राइट आंसर, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का जो मात्रक होता है वो कौन सा होता है? बताओगे क्या आप लोग? 15 का राइट आंसर सभी बच्चे, यह होता है ग्राम प्रति कूलम होता है। कौन सा? ग्राम प्रति कूलम होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है आपके सामने। 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है? द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है सोडियम। कैथोड पर क्या मुक्त होता है बच्चों? सोडियम होता है। हमारे साथ बोलते भी चलो, जिससे कि आपको क्लास में याद होगा। जैसे हम जो भी बोल रहे हैं उसको आप लोग दोहराते भी चलो, मोबाइल आप आगे में रख लो, उसको दोहराते चलो, पहले एक बार याद जरूर कर लो, तब देखते हैं कैसे गलत होता है एक भी प्रश्न। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न 17 नंबर सवाल होगा। विलयन में विद्युत संचालन कार्य, विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं कौन? बता दो आप लोग, विलयन में विद्युत का संचालन कौन करते हैं? तो वैद्युत अपघट्य। कौन सा? ये हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर सवाल, बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, याद रखोगे आप लोग। देखो क्या कर रहा है, सवाल है किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? समान होती है। और मैंने बता चुका है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है? निश्चित होती है। तो उसी प्रश्न को ऐसे पूछ दिया तो हम लोग शून्य कोटि की सिवा किसी को लगाएंगे क्या? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर सवाल है आपके सामने। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? और ये क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, बता दो किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने का जो तो निर्भर करता है वो करता है एक्टिव वेट पर। कहां है? तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा है ना, लगा लो, ये डी वाला ऑप्शन बहुत ही सही जवाब है। ओके, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर सवाल है आपके सामने। अब बता दो बच्चा पार्टी इसका राइट आंसर क्या होगा? अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में किसके बीच में रहता है? किसके बीच रहता है? तो यह रहता है 2 और 3 के बीच में। कौन सा? ए सही जवाब होगा। 20 का ए लगा रहे हो आप लोग, तो आपका भी सही जवाब हो जाएगा। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देना बच्चा पार्टी, वैसे बोलते नहीं है तो एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देना। ओके जी, सभी बच्चे कर देना। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर सवाल है आपके सामने है। 21 नंबर सवाल, रासायनिक अधिशोषण कैसी अभिक्रिया होती है? रासायनिक अधिशोषण कैसी अभिक्रिया होती है? अनुत्क्रमणीय। रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय यानी कि इरिवर्सिबल होती है। कौन सा? बी में दिया गया है, लगा लो आप लोग। चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं। 22 नंबर सवाल कह रहा है कि P2O5 अच्छा है एक। P2O5 अच्छा क्या है? एक, यह अवशोषक होता है, यानी कि एब्जॉर्बेंट होता है। राइट आंसर हमारा बी होगा, अवशोषक लगा लो, याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर सवाल है, रक्त पर आवेश पाया जाता है कितना? रक्त पर कौन सा आवेश पाया जाता है? शून्य होता है, ऋणात्मक, धनात्मक, या फिर द्रव, गैस में द्रव? तो ये ऋणात्मक होता है। रक्त पर आवेश ऋणात्मक होता है। रक्त र से रक्त और र से ऋणात्मक होता है। बस याद रखने के लिए कोई भी ट्रिक काफी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 24 नंबर सवाल है, अपमार्जक को क्या कहा जाता है? अपमार्जक को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? पृष्ठ सक्रियन कहा जाता है, यानी कि सरफेस एक्टिवेटेड कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी? तो ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। सारे बच्चे ध्यान में रखना,
रखना बच्चा पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम को बड़े ही प्यारे लगते हैं, एकदम पूछ ही दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो 25 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव से स्नेह करने वाला कौन सा कोलाइड है भाई, बता दो। दूध है, गोंद है, कोहरा है, रक्त है, क्या होगा, गोंद होगा ना, ऑप्शन बी राइट आंसर है। द्रव स्नेही पूछे गोंद होगा। और अगर नीचे में एक और प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा है जो द्रव स्नेही नहीं है, द्रव स्नेही कोलाइड नहीं है, वो हमारा कुहासा होता है। कौन सा, कुहासा होता है। राइट आंसर क्या होगा, तो सी हो जाएगा। 26 का जो करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी, वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर सवाल होगा आपके सामने, बता दो क्या होगा 27 का करेक्ट आंसर। स्टार्च के जल अपघटन से निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग होता है। स्टार्च के जल अपघटन निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है, तो यह होता है डायस्टेज का। कौन सा, डायस्टेज का होता है। 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, ये रहा आपके सामने 28 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है, बता दो। इतना आसान सा सवाल है कि आप लोग देखते ही आंसर को लगा दोगे। निम्नलिखित में कौन सा है जो जिंक का अयस्क नहीं है, जिंक प्लेट है, कैलामाइन है, जिंकाइट है, लेकिन ये बॉक्साइट तो एल्यूमिनियम का है बच्चा पार्टी, ये इसमें कहां घुस गया पगला, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बॉक्साइट जो है ये हमारा एल्यूमिनियम का अयस्क है। ओके, चलिए 29 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, और हमारे सामने आ चुका है कुछ इस प्रकार का प्रश्न कि कॉपर का मुख्य अयस्क कौन सा होता है, कॉपर पायराइट। अब आपसे एक प्रश्न रहा कि कॉपर पायराइट का सूत्र किसी को बच्चा को पता है क्या, कॉपर पायराइट का सूत्र अगर पता है तो चैट सेक्शन में अगर बता दो, तो मैं भी आपको बता दे रहा हूं, अगर नहीं याद है तो लिख लेना। ये कौन सा होता है, CuFeS2 होता है। कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है, CuFeS2 होता है बच्चा पार्टी, इसको जरूर याद रखना, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है, CuFeS2 होता है, याद रखोगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 30 नंबर सवाल, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, बता दो। सभी बच्चे चैट सेक्शन में लगा दो, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या बोलते हैं, तो गैंग या फिर अधात्री बोलते हैं। राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग या फिर अधात्री बोलते हैं। राइट आंसर हमारा कौन सा, तो बी हो जाएगा बच्चा पार्टी। ओके, चलिए 31 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल है, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है, एल्यूमिनियम का अयस्क पूछा, आप बता दो। एल्यूमिनियम का भी बताया कि बॉक्साइट होता है, एल्यूमिनियम का कौन सा, बॉक्साइट होता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए लगा लो बच्चों, सही हो जाएगा। ओके जी, चलिए 32 नंबर सवाल है आपके सामने। 32 नंबर सवाल है, मेलेकाइट किसका अयस्क है, मेलेकाइट जो अयस्क होता है ये किसका होता है, तांबा का अयस्क, किसका है, तो तांबा का है। आप बता दो, खोज के दिखाओ कौन सा है तांबा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि कॉपर का हिंदी ही तांबा होता है। कौन सा, बी होगा 32 का, लगा लो आप लोग। चलिए 33 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे सामने आ चुका है प्रश्न, सिनेबार कहा जाता है, किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है मरकरी सल्फाइड को। HGS को कहां दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, मरकरी सल्फाइड इसका नाम है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 34 नंबर सवाल, विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है किसको, विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा किसको शुद्ध किया जाता है, बता दो सभी बच्चे। विद्युत विच्छेदन की क्रिया कॉपर को किया जाता है, कौन सा, सी में दिया गया, कॉपर को शुद्ध किया जाता है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सारे बच्चे इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो। 35 नंबर सवाल कह रहा है कि बता दो, इतना आसान सा सवाल है, निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है। देखो, विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा हम लोग सोडियम का करते हैं, मैग्नीशियम का करते हैं, एल्यूमिनियम का, लेकिन ये लोहा का कभी नहीं करते, लोहा का नहीं किए हैं इससे, तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा बिल्कुल सही जवाब 35 का। सारे बच्चे याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 36 नंबर सवाल, नल जल का सूत्र क्या है, कोई जल ही ना है, तो ये H2O होता है। नल जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है बच्चा पार्टी, ए बिल्कुल सही है जवाब हो जाएगा। चलिए 37 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है, वो होता है Hg, कौन सा, पारा होता है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। 37 का करेक्ट आंसर कौन सा, बी होगा, Hg होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 38 नंबर सवाल, H2SO4 क्या है, अब बताओ जी। यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड को लिख के अब बोल रहा है कि ये क्या है, तो ये एसिड आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या, ऑप्शन नंबर ए लगा लो। H2SO4 एक प्रकार का एसिड है, क्योंकि इसका नाम क्या है, H2SO4 का नाम क्या है, ये है सल्फ्यूरिक, कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या है, तो सल्फ्यूरिक एसिड है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए लगा लो आप लोग। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर सवाल है, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है, सोडियम जो है आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है, तो ग्रुप 1 का सदस्य है, कौन सा, तो 39 का जो सही जवाब है
वो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर सवाल को देखते हैं। 40 नंबर सवाल है आपके सामने। SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है? SF6 में सल्फर का जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है वो कितना होता है? बस निकालना आता है तो आप लोगों को निकाल के दिखा दो फटाफट से। हम जिसका निकालना चाहते हैं वो उसको हम लोग x मानते हैं, x मान लो, और प्लस में F6 है तो F का जो होता है ऑक्सीकरण अवस्था वो -1 होता है, सभी को पता है। तो फ्लोरीन कितना, तो 6 को दिया गया, यहाँ पे 6 लिख लो और गुना में कौन सा -1 कर दो, बराबर में 0 मान लेते हैं। और x प्लस यहाँ पे प्लस माइनस होगा, x - 6 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या होगा? x बराबर +6 होगा। कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 41 नंबर सवाल। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है? अधातु होता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। बी वाला सही ऑप्शन है। ओके, चलिए 42 नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे सामने आ चुका है, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड में, यानी कि Ag और Br सिल्वर ब्रोमाइड का ये सूत्र है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 43 नंबर सवाल। संक्रमण तत्वों को और किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है कि संक्रमण तत्वों को और किस नाम से जाना जाता है, बता दो। ट्रांजिशन एलिमेंट को हम लोग जानते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि 3 से लेकर 12 तक के जो तत्व कहलाते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट में आते हैं, यानी कि संक्रमण तत्व कहलाते हैं, यानी कि जिसको हम लोग डी ब्लॉक का एलिमेंट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 44 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस तत्व में 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है? कौन सा है? वो लेंथेनाइड होता है। लेंथेनाइड में 4f ऊर्जा क्रम जो होता है वो क्रमिक रूप से भरता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 45 नंबर सवाल है, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला कौन सा धातु है? धातु पूछा गया स्वतंत्र अवस्था में, बता दो कौन सा होगा? स्वतंत्र अवस्था में जो पाया जाता है वो सोना होता है। कौन सा? सोना होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। एक चीज और भी याद रखिएगा, अगर पूछे कौन सा है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वो हमारा एल्यूमिनियम होता है। ओके, चलिए 46 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो। 46 नंबर सवाल है, डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? डी वाला आए तो डी वाला डबल डम्बेल होता है। डी ऑर्बिटल डबल डम्बेल होता है। और कौन सा है? अगर एस वाला आए तो गोलीय होता है, इसको भी आप लोग याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पी वाला आए तो डम्बेल होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 47 नंबर सवाल। संकुल कितने प्रकार के? संकुल 3 प्रकार के होते हैं। संकुल कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के होते हैं। उप सहसंयोजन यौगिक में आप लोग इसको पढ़ते हो। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 48 नंबर सवाल, Na2O में सोडियम की उप संख्या होती है, कितनी होती है? Na2O में सोडियम की संख्या आप यानी कि Na2O है, यानी कि सोडियम और ऑक्साइड। इसमें सोडियम का पूछा गया, सोडियम का 4 होता है। अगर ऑक्सीजन का पूछता तो हम 8 लगाते, लेकिन सोडियम का पूछा इसलिए हम 4 लगा के निकल लेंगे यहाँ से, क्योंकि बहुत आसान है और टाइम भी हमारे पास बहुत कम है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एल्कीन का सूत्र क्या होता है? हाँ, यहाँ समझने वाली बात है। एक हमारा पूछा जाता है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है। एक हमारा एल्केन होता है और दूसरा कौन सा होता है? एल्कीन होता है। और तीसरा कौन सा होता है? तो एक हमारा एल्कीन, एल्केन और एल्काइन होता है। अब देखो एल्केन का अगर पूछे तो वो हमारा होता है CnH2n प्लस में 2 होता है। उसके बाद एल्कीन पूछे तो CnH2n होता है। उसके बाद एल्काइन पूछे तो CnH2n - 2 होता है। अब देख लो बच्चा पार्टी कौन सा, इसको लिख लो कहीं पे, अगर याद होगा तो लिख लेना इसको। एल्केन का पूछा, एल्केन का CnH2n + 2, एल्कीन का CnH2n कहाँ दिया? एल्कीन पूछा गया तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ये होगा। एल्कीन पूछा ये लगा लो, एल्कीन पूछा कौन सा? ये लगाओगे। एल्केन पूछा ये लगा देना, और एल्काइन पूछे ये लगा देना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 50 नंबर सवाल है, SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है? ये होता है किसका? संक्रमण अवस्था, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट का। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा 51 नंबर सवाल। एल्कीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देती है? एल्कीन जो है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देती है? तो योगात्मक अभिक्रिया, यानी कि एडिशन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 52 नंबर सवाल। CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 होती है। CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी? 4 होती है। राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए लगा लो। ऐसे वाला जानते हो कि नहीं? सी कौन सा? CH है, H लगा लो, इसमें भी H दे दो, उसके बाद HH देख लो कितना, 4 को हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 53 नंबर सवाल है, निम्न में कौन मिथॉक्सी मेथेन है? अगर मिथॉक्सी मेथेन रहे तो CH3 होगा। अगर इथॉक्सी एथेन रहे तो क्या लगाओगे? C2H5 होगा इथॉक्सी, और कौन सा? O लगा दो, और C2
C2H5, बस ये एथोक्सी एथेन हो गया। बस इस प्रकार की ये 2 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, मेथोक्सी मेथन और इथोक्सी एथेन दोनों आया हुआ है। देखो अगर प्रश्न होगा तो नीचे सेट भी क्या होगा, देखो इथोक्सी एथेन कौन सा होगा, अभी मैंने बताया कौन सा होगा, C2H5O C2H5, कौन सा सी में दिया गया है C2H5O C2H5। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 55 नंबर सवाल है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में या फिर अंतर या जांच ज्ञात करते किसके द्वारा, तो ऑक्सीकरण विधि द्वारा, लुकास प्रतिकारक जांच के द्वारा, विक्टर मेयर परीक्षण, इनमें से सभी लगा लो। इनमें से सभी हो जाएगा बच्चा पार्टी, डी लगा लो। ओके जी, और क्लास को लाइक करते चलना सभी बच्चे। देखो कार्बोनिल समूह में कार्बन का संकरण कैसा होता है, कार्बोनिल समूह यानी कि यहाँ पे मैं इसका कुछ स्ट्रक्चर भी बता दे रहा हूँ, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है हर एक बार की स्ट्रक्चर ही बनाने पूछ दे तो आपको पता होगा तभी ना। तो ऐसे वाला होता है, इसका स्ट्रक्चर कौन सा होता है, बराबर में क्या होगा, जीरो होगा। ऐसे वाला होता है, ओ है जीरो नहीं है, ये स्ट्रक्चर है कार्बोनिल समूह, इसका संकलन होता है sp2 होता है, sp2 कार्बोनिल समूह के लिए sp2 कौन सा, कार्बोनिल sp2। अगर हीरे में कार्बन का संकलन पूछे तो sp3 होता है, हीरे में कौन सा sp3 होता है, इसको भी आप लोग याद रखोगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 57 नंबर सवाल है, आईयूपीएसी प्रणाली में एसीटोन का क्या नाम होता है, प्रोपेनोन। आईयूपीएसी प्रणाली में एसीटोन का जो नाम होता है वो प्रोपेनोन होता है बच्चों, सी लगा लो आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 58 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक जो होता है वो प्रोटीन होता है, प्राकृतिक बहुलक कौन सा है, प्रोटीन होगा। एक ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 नंबर सवाल है, पॉलीथीन एक बहुलक है, पॉलीथीन किसका बहुलक होता है, पॉलीथीन इथीन का, पॉलीथीन किसका बहुलक होता है, तो इथीन वाला ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने 60 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है, बता दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिटिव पॉलीमर, कौन सा होगा, योगशील बहुलक उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 61 नंबर सवाल है, एंजाइम क्या है, कई बार मैं बता चुका हूं, बहुत दिन पहले भी मैं बता चुका हूं, बता दो कौन सा होगा, एंजाइम क्या हो, प्रोटीन, एंजाइम इज अ प्रोटीन, करेक्ट आंसर सी होगा, एंजाइम इज एन प्रोटीन। ओके चलिए अगले प्रश्न को, प्रोटीन नहीं लगेगा भैया, इंग्लिश नहीं जानते हो का। देखो निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है, कौन सी दवा बुखार को कम करेगा, मैंने बताया था ज्वर को कम करने वाला ज्वरनाशी होता है, ज्वर को कम करने के लिए ज्वरनाशी कौन सा, तो हम लोग इसे इंग्लिश में एंटीपायरेटिक बोलते हैं, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब याद रखिएगा, हिंदी में ज्वरनाशी भी दिया रहता है। चलिए 62 नंबर 63 नंबर सवाल है, ये देखो एमिनो अम्ल, एमीन भी है और अम्ल भी है, उसका क्रियात्मक समूह क्या होगा, देखो यहाँ पूछा गया था फंक्शनल ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड, देखो एमीन भी है यानी कि COOH भी होगा और NH2 भी होगा, तो ए और बी दो हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 64 नंबर सवाल है, विटामिन ए क्या कहलाता है, विटामिन ए का केमिकल नाम हमारा क्या होता है, रेटिनोल होता है, क्या होता है, रेटिनॉल होता है, विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल होता है, जिसकी कमी के कारण रतवंधी वाला रोग हो जाता है। ओके चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने 65 नंबर सवाल है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी वाला रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन अभी मैंने बताया विटामिन ए जिसका केमिकल नाम है रेटिनॉल, रतवंधी वाला रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से थायमिन बेरी बेरी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ओके चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 66 नंबर सवाल है, निम्न में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, कौन सा है जो साधारणतः मतलब शरीर के द्वारा नहीं बनाया जाती है, हम लोग अलग से खाते हैं, कौन सा, अगर हम भोजन खाते हैं तो विटामिन हमें बाहर से मिलता है ना, ये शरीर के द्वारा अपने आप नहीं बन जाता, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये विटामिन जो है ये अपने आप नहीं बनता, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 67 नंबर सवाल जो है हमारे सामने आ चुका है, ये रहा, देख रहे हो भैया कितना आसान सा सवाल है, वही प्रश्न अभी मैंने बताया, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है वो ज्वरनाशी कहलाता है, ज्वरनाशी यानी कि एंटीपायरेटिक, हिंदी में ज्वरनाशी और इंग्लिश में एंटीपायरेटिक बोलते हैं, करेक्ट आंसर कौन सा, ए हो जाएगा। चलिए 68 नंबर सवाल है आपके सामने बच्चा पार्टी, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है, बता दो बोरेक्स का रासायनिक नाम, केमिकल नाम क्या होता है बोरेक्स का, सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट होता है, राइट आंसर ए होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 69 नंबर सवाल है, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है किसके द्वारा, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है प्रत्यम्ल, यानी कि लोहे को लोहा ही न काटेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, पेट में अत्यधिक अम्ल बन रहा है तो प्रत्यम्ल उसको रोकेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है 70 नंबर सवाल है, निम्न में किसमें मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम किसमें होता है, क्लोरोफिल है, हिमोसाइनिन है, और कौन सा होगा, कार्बनिक एनहाइड्रेज है, या फिर विटामिन B12, कौन सा होगा, क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा बच्चा पार्टी, ए लगा लो सभी बच्चे, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो बच्चा पार्टी आज का क्लास आपको कैसा लगा, एक बार कमेंट करके सभी बच्चे बताना, कमेंट आप लोग नहीं करते हो, एक बार कमेंट करना, क्लास खत्म हुआ
अब आपको कमेंट करना है कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और दूसरा कमेंट ये करना है कि आप लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, और तीसरा कमेंट ये भी कर देना भैया जी कि आप लोग इस 70 ऑब्जेक्टिव में सही कितना कर पाए, ये तो जरूर कमेंट करना कितना सही कर पाए। ये कमेंट सारे बच्चे करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे हैं। आज सबका कमेंट हम लोग पढ़ेंगे, तो उसको दिल वाला इमोजी भी हम दे देंगे, इसलिए सारे बच्चे कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो क्लास को लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में बच्चा पार्टी।